नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र विषय में उत्पादन लागतों के अध्याय में मेरे इस व्याख्यान का उपविषय है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, औसत लागत व सीमांत लागत। व्याख्यान का उद्देश्य रहेगा आप विद्यार्थियों को औसत लागत क्या है, औसत लागत वक्र का आकार यू आकार क्यों होता है, इससे अवगत कराना। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत क्या है, सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है, इससे अवगत कराना। सबसे पहले औसत लागत क्या है। औसत लागत क्या होती है? किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। AC एवरेज कॉस्ट इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q। AC यानी कि एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट। एवरेज कॉस्ट U आकार की होती है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। ये OX एक्सिस है, यहाँ पर आउटपुट हमने लिया उत्पादन की इकाइयाँ, उत्पादन की इकाइयाँ हमने ली, और ये Y एक्सिस है, यहाँ पर कॉस्ट लागत को लिया है, और एवरेज कॉस्ट U आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई इज एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है? इसके 3 रीजन हैं, 3 कारण हैं। पहला कारण है औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। पहला कारण है औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। पहला कारण है बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। औसत बंधी लागत क्या है? औसत बंधी लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई Q। औसत बंधी लागत का आकार बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। AFC औसत स्थिर लागत इस प्रकार की होती है। AFC ये इसका आकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। औसत स्थिर लागत कभी भी X एक्सिस को नहीं छूती है। औसत स्थिर लागत कभी X एक्सिस को नहीं छूती है। देखने में ऐसे लगता है जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ती है कि ये X को छुएगी, लेकिन ये X को कभी नहीं छुएगी, क्योंकि स्थिर लागत बंधी लागत कभी भी शून्य नहीं होती है। और अगर स्थिर लागत शून्य नहीं होती है तो औसत स्थिर लागत कभी भी X को नहीं छुएगी। ये इसका कारण है। और उत्पादन के बढ़ने पर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो औसत स्थिर लागत घटती है। दूसरा है AVC। AVC इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाई Q।
AVC इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाई Q, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो भी पहले गिरती है, इसके बाद न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। ये भी U आकार की होती है। औसत परिवर्तनशील लागत भी U आकार की होती है। अभी हमने आपको बताया कि एवरेज कॉस्ट जो है वो AFC और AVC का जोड़ है। AC और AFC और AVC का। AC इक्वल टू AFC जमा AVC। इसी वजह से औसत लागत वक्र U आकार की होती है। इसको हम रेखा चित्र की सहायता से समझाएंगे। जैसे हमने यहाँ देखा ये AFC है, AFC है, औसत स्थिर लागत है, और ये AVC है। ये AVC है और ये AFC है। जैसा कि क्वेश्चन में देखा है, AC इक्वल टू AFC जमा AVC। AFC यहाँ पर हम नापते हैं तो AFC M से लेकर N तक है, MN FC है और N से P तक AVC है। अगर ये हम यहाँ से उठाकर यहाँ जोड़ देते हैं तो एक पॉइंट हमें मिल जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नाप लेते हैं। यहाँ पर AVC L T S, L और T के बराबर यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और ये हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है। इसी तरह से ये E बिंदु है, E से X तक, E से Y तक हमने इतना इसको नाप लिया और इसके ऊपर हम एक बिंदु लगाते हैं तो हमें यहाँ पर 3 बिंदु प्राप्त होते हैं। ये देखिएगा 1, ये A, ये B और ये C। और जब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होती है और वो AC बन जाती है। ये AC वक्र बन जाती है। तो जैसा कि पहला पॉइंट हमारा था कि औसत लागत वक्र U आकार की क्यों होती है, तो इसका आधार था बेसिस ऑफ AFC एंड AVC, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट है, दूसरा रीजन है, दूसरा क्या कारण है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार। दूसरा कारण है कि औसत लागत वक्र U आकार की क्यों होती है, तो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, अल्पकाल में हम जब स्थिर साधन के साथ उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों के साथ बढ़ाते हैं तो स्थिर साधन का सही प्रयोग होने लग जाता है और उत्पादन में बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू होने लग जाते हैं। और बढ़ते प्रतिफल का नियम का मतलब है घटती लागत का नियम। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, फिर एक सीमा के पश्चात घटते प्रतिफल
आरंभ हो जाते हैं। घटते प्रतिफल का मतलब बढ़ती लागत का नियम। तो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और औसत लागत जो है बिल्कुल इसके विपरीत होती है। जो एपी जो कार्य है, एपी कार्यों के बिल्कुल विपरीत होती है एसी कार्यों। तो जैसे जैसे उत्पादन का पैमाना, उत्पादन का स्तर बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे पहले बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं और फिर घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो पहले लागत घटती है और फिर बढ़ना आरंभ हो जाती है। ये था दूसरा कारण। तीसरा जो कारण है बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। थर्ड जो रीजन है वो क्या है? बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। आंतरिक किफायतें और आंतरिक हानियों का आधार। आंतरिक किफायतें और आंतरिक हानियों का आधार। जब कोई फर्म अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि करती है तो बंधे साधनों की अविभाज्यता के कारण उस फर्म को कई प्रकार की आंतरिक किफायतें, जैसे तकनीकी किफायतें, प्रबंध की किफायतें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक सीमा के पश्चात जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ाया जाता है, एक सीमा के पश्चात उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे तकनीकी कठिनाइयाँ, प्रबंध की कठिनाइयाँ। तो इस तरह से उस फर्म को हानि शुरू हो जाती है, और हानि शुरू होती है तो बढ़ती लागत का नियम आरंभ हो जाता है। यानी कि शुरुआत में जब बिक्री संबंधी बचतें, श्रम संबंधी बचतें प्राप्त होती हैं, तकनीकी बचतें प्राप्त होती हैं, तो उत्पादन लागत घटती है और एक सीमा के पश्चात उत्पादन लागत बढ़ना आरंभ कर देती है। जब फर्म को आंतरिक किफायतें प्राप्त होती हैं तो उत्पादन लागत घटती है, और जैसे ही हानियां शुरू हो जाती हैं तो उत्पादन लागत बढ़ना आरंभ कर देती है। ये था तीसरा कारण कि व्हाई इज एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या है? उत्पादन की, जब कोई उत्पादन एक अतिरिक्त इकाई का कम या अधिक उत्पादन करता है तो कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई कम या अधिक का उत्पादन करने से जो कुल लागत में अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा टी सी ऑब्लिक डेल्टा क्यू। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टी सी ऑफ एन माइनस टी सी ऑफ एन माइनस 1। ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि सीमांत लागत परिवर्ती लागत है। सीमांत लागत परिवर्ती लागत है, बंधी लागत से इसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ये याद रखना होगा कि अल्पकाल में जो सीमांत लागत है उसका फार्मूला इस प्रकार से भी हो सकता है।
TVC of n minus TVC of n minus 1। ये फॉर्मूला अल्पकाल में सीमांत लागत के अंदर ये भी हो सकता है, क्योंकि सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई की लागत है जिससे स्थिर लागत का कोई लेना देना नहीं होता है। एक रेखा चित्र की सहायता से मैं आपको बताती हूं। ये देखिए, दिस इज MC, ये सीमांत लागत है, और सीमांत लागत के नीचे का जितना भी एरिया है वो किसके बराबर होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर होता है। तो ये जो रीजन है, ये पूरा जो एरिया है, ये TVC, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये TVC के बराबर है कुल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि TC के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, लेकिन सीमांत लागत कुल परिवर्ती लागत है, केवल परिवर्ती लागत है। इसलिए आप ये ध्यान रखना है कि अल्पकाल में MC इक्वल टू TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस 1। नाउ नेक्स्ट हम कराते हैं सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है। सीमांत लागत में और औसत लागत का संबंध। यहां पर हम देखेंगे ये औसत लागत है और इसके न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई ये सीमांत लागत है। इसके बिल्कुल न्यूनतम बिंदु से सीमांत लागत इसको काटती है। तो यहाँ पर इनमें क्या संबंध है, 1 बाय 1 करके हम आपको बताएंगे। पहला जो संबंध है वो क्या है, जब AC गिरती है, एवरेज कॉस्ट जब AC गिरती है तो MC भी गिरती है। MC is less than AC। पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जब AC गिरती है तो MC भी गिरती है, लेकिन तेजी से गिरती है। यहां पर जब AC गिरती है, MC भी गिरती है, लेकिन तेजी के साथ गिरती है, उस समय क्या होता है, MC इज लेस देन AC। MC AC से कम है। ये देखिए, यहां पर हम इसको मापने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये 5 है और ये 10 है। ये देखिएगा यहाँ पर ये 15 है। यहाँ पर हमने देखा जब AC गिरती है तो MC भी गिरती है, लेकिन तेजी से गिरती है। इसको दूसरे डायग्राम के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। ये AC है और ये MC है। AC गिरती है तो MC भी गिरती है, लेकिन तेजी के साथ
गिरती है। यहाँ पर MC 5 है और AC 15 है, तो MC इज लेस देन AC। पहला पॉइंट क्लियर है हमारा। सेकंड है, जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है, लेकिन तेजी से। जब AC बढ़ती है, यहां पर ये दिखाया गया है, ये बढ़ रही है एक न्यूनतम बिंदु के बाद, और MC भी बढ़ती है लेकिन तेजी के साथ बढ़ती है। जब MC इज ग्रेटर देन AC, देन MC AC से ज्यादा होती है। यहां पर हम नाप लेते हैं इसको। यहां पर हमने देखा ये 7.5 के आसपास है और ये 17 के आसपास है। ये 7 है तो ये 17 है। यहां पर MC ज्यादा है, ये हमने देखा MC इज ग्रेटर देन AC। तो ये देखिएगा, जब ये बढ़ती है, हम इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, AC और ये है MC। जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है लेकिन तेजी के साथ बढ़ती है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा जो संबंध हम दिखाएंगे वो किस प्रकार से है कि जब AC न्यूनतम बिंदु पर है। तीसरा पॉइंट है, MC हमेशा AC को इसके न्यूनतम बिंदु से काटती है। न्यूनतम बिंदु, यहां पर ये E न्यूनतम बिंदु है, इसके न्यूनतम बिंदु से काटती है। और यहां पर इसके न्यूनतम बिंदु पर AC इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है, MC हमेशा AC के बाईं तरफ रहती है। यहां पर हम देखेंगे ये MC है, ये इसके बाईं तरफ है, और यहां पर भी MC AC के बाईं तरफ है। हमेशा AC के बाईं तरफ MC जो है वो बाईं तरफ होती है। ये AC है, ये MC है, हमेशा बाईं तरफ है। पांचवा जो रिलेशनशिप है, MC और AC दोनों ही कर्व, दोनों ही लागत कुल लागत से निकाली जाती हैं। MC और AC दोनों ही कुल लागत से निकलती हैं, तो AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q और MC इक्वल टू डेल्टा TC डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। यहाँ पर डेल्टा परिवर्तन का चिन्ह है, परिवर्तन का साइन है, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, MC इक्वल टू TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1। एक तरीका और भी है, MC इक्वल टू TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस 1। यहाँ पर n क्या है? कुल इकाइयाँ हैं, और n माइनस 1, जैसे मान लीजिए n 5 है तो n माइनस 1 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, ये 4 इकाइयाँ और ये 5 इकाइयाँ। तो इस प्रकार से ये था इनमें संबंध, सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध। ये हमारा हो गया। अब हम कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी कि संख्यात्मक प्रश्न जो कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों,
अब हम आपको कराएंगे कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या संख्यात्मक प्रश्न। हमारे पास यहाँ पर 2 इलस्ट्रेशन दी गई हैं और जिसमें क्या दिया गया है कि उत्पादन की इकाइयाँ और कुल लागत दी गई है। ये डाटा हमें दिए गए हैं और हमने निकालना है निम्नलिखित आंकड़ों से AC व MC निकालें। ये जो दिए गए आंकड़े हैं इनसे, ये नंबर 1 है, इनसे हमने AC और MC निकालना है। AC जैसा कि हमने पहले सूत्र बताया था, AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q और MC इक्वल टू TC ऑफ N माइनस TC ऑफ N माइनस 1। तो जैसे ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम देखते हैं कि AC अगर TC को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाता है। इसी तरह से 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी कि 11.3 आया। इसी तरह से 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20, 9.5 हमारा आया। इसी तरह से 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। ये AC हमारा आ गया है। अब हमने MC निकालना है। MC निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है MC इक्वल टू TC ऑफ N माइनस TC ऑफ N माइनस 1। यहाँ पर ये TC है N इकाइयाँ, यानी कि 5वीं इकाई है, तो 5वीं इकाई का जो TC है इसमें से 4th इकाई का TC हमने माइनस करना है। 42 में से हमने 38 माइनस किया तो हमारे पास 4 आया और 38 में से 34 माइनस किया तो यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरह से 34 में से 28 माइनस किया तो 6 और 28 में से 20 गया तो 8 और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए ये। तो ये था हमारा सीमांत लागत और औसत लागत। पहली इलस्ट्रेशंस हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड है निम्नलिखित आंकड़ों से TFC, TVC, AFC, AVC, MC निकालें। हमारे पास जो डाटा दिए गए हैं, उत्पादन है 0 से 6 इकाइयों का उत्पादन है, फिर टोटल कॉस्ट दी गई है। हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो टोटल कॉस्ट दी गई है इसकी सहायता से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर ये देखो कुछ किया हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 इकाई की जो कुल स्थिर लागत है वो 40 है, तो सारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 40 हो जाएगी। इसी तरह से टोटल कॉस्ट में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो 40 में से 40 हमने माइनस किया तो 0 आ गया। 80 में से 40 माइनस किया तो 40, इसी तरह से 110 में से 40 माइनस किया तो 70 और 126 में से 40 तो 86 आया और 128 में से 40 गया तो 88 यहाँ पर आ गया। 135 में से 40 95 और 140 में से 40 माइनस किया तो 100 आ गया। इसी तरह से हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इकाइयों से हम भाग देंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हमने इकाइयों से भाग दिया तो यहाँ पर ये 40 आ गया और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 20 और 3 से दिया तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इस प्रकार से। और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6.6। तो इस तरह से ये हमारी औसत स्थिर लागत आ जाती है। नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम इकाइयों से भाग देंगे। जब हमने 40 को 1 से डिवाइड किया तो 40, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 और 86 को 3 से 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3
जा, यानी कि 28.6 यहाँ पर आ गया, और 88 को 4 से डिवाइड किया तो 22 आ गया। इसी तरह से 5 1 जा 5 और 5 9 जा, और इसको हमने जब इससे डिवाइड किया तो 16.6 आ गया। ये था हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। लास्ट हमारा बचता है MC, मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे टोटल कॉस्ट में से सबसे लास्ट वाले जो 6 इकाइयों की टोटल कॉस्ट में से 5 इकाइयों की टोटल कॉस्ट घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 135 में से 128 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर 2 आ जाएगा। 128 में से 126 गया, और बिल्कुल 128 के सामने हमने लिखना है। अब 126 में से 110 अगर माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 110 में से 80 अगर जाएगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 80 में से 40 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। इस प्रकार से ये निकली हमारी सीमांत लागत। तो हमने 2 इलस्ट्रेशंस आपके साथ चर्चा किया है, 2 इलस्ट्रेशंस के ऊपर हमने सोल्व किए हैं ये क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करूंगी प्रिय विद्यार्थियों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।